गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 10 प्रेमचंद के फटे जूते, पेज संख्या 57। आप भी निकालिए और मेरे साथ पढ़िए और ध्यान दीजिए। व्यंग्यात्मक निबंध है यानी कि व्यंग्य कसना, यानी कि किसी अपन बोलते हैं जैसे काउंटिंग वर्जी जो करते हैं व्यंग्य कसना उसको बोलते हैं। तो ये जो लेखक है प्रेमचंद जी, इनके प्रेमचंद जी है, प्रेमचंद जी के बारे में कोई दूसरा लेखक बोल रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है अपने भावों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, वो इस पाठ के अंदर आया है। तो उससे पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। बंद जूते के फीते, यानी कि हम जो डोरी बांधते हैं नीचे जूते के अंदर, फीते बांधते हैं और जूते के फीते। पुरखे यानी पूर्वज। क्लेश दुख, मुक्ति आजादी, दृष्टि नजर, लज्जा शर्म और इत्र सुगंधित, जो खुशबू आती रहती है सुगंधित। अब देखिए प्रेमचंद के फटे जूते। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की विशेषताओं को उजागर किया है कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, किस तरह से वो रहते थे, सादगी वाला जीवन जीते थे और किस तरह से उनका सारा बताया है इसके पाठ में। उन्होंने बताया है कि महान कथाकार फोटो खिंचाने में भी किस प्रकार सादगी का आवरण ओढ़े रहता है। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, यानी कि जो लेखक उनके बारे में लिख रहा है प्रेमचंद जी के बारे में, वो अपने भाव प्रकट कर रहे हैं कि किस तरह से वो उनके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, है ना। तो प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। किसके साथ? पत्नी के साथ। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बताती है। आप चित्र में देख रहे हैं अपने पाठ के अंदर किस तरह से उनका चेहरा भरा हुआ लगता है मूछों के कारण। पाँव में कैनवास के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में से बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता कुछ ठीक है, मगर बाएं जूते से बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग पोशाकें नहीं होगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो खींच जाता है, वैसा ही फोटो में खींच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है। और पेज संख्या 58 देखिए, उंगली बाहर निकल रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। फोटो किससे तब बोलता ना, फोटोग्राफर प्लीज रेडी प्लीज, है ना, बोलता ना। तो वो लेखक बोल रहा है कि आप अपने फटे जूते की जो उंगली बाहर निकल रही है उसको आप अपनी धोती से भी नीचे खींच करके ढक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और दर्द के गहरे कुएं में तल से कई बड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। जैसा कि आप खिंचवाते हो तो बोलते ना फोटोग्राफर थैंक यू। तो विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचवाते। भाई आप खिंचवाते हो इस तरह से? नहीं, सभी पहले देखते कि फोटो खिंच रही है अच्छे से, है ना, रेडी हो जाते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी ने ऐसा नहीं किया और जैसे थे वैसे ही खड़े हो गए और ऊपर से हंस भी रहे हैं। तो लेखक कह रहा है
कि ये किस पर हंस रहे हैं। लेखक की जो सोच है वो अपनी सोच प्रकट कर रहा है ना, किस तरह से कि प्रेमचंद जी है तो वो अपनी सोच प्रकट कर रहा है, व्यंग्य कर रहा है उनके ऊपर। तो फोटो में खिंचाने से क्या बिगड़ता था, शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा, फिर वो सोच रहे हैं कि पत्नी ने कहा होगा और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे, अच्छा पत्नी कह रही तो चलो बैठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता नहीं। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारा तेज को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का ये तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे की कोट से वर विदाई कर लेते हैं, यानी शादी में भी पहनते हैं, और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, यानी कि मांगे ले जाते हैं बारात निकालने के लिए, मोटर भी ले जाते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है फोटो खिंचाने के लिए। ये लेखक की सोच है, जो लिख रहा है उनके बारे में उसकी सोच है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं, और वो फोटो में इत्र की खुशबू बड़ी आती है, लेकिन लेखक ऐसा बोल रहा है जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है, और जूते उस जमाने में भी 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती है, क्योंकि आजकल टोपी कम लगाते हैं ना, जूते ज़्यादा पहनते हैं, अपने चमके हुए जूते पहनते हैं, लेकिन लेखक ने फटे जूते पहन रखे हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ तो महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है, यानी कि एक बड़ा आदमी हो और वो कितनी सादगी से अपनी फोटो खिंचा रहा है या फटे जूते पहन के खिंचा रहा है, तो लेखक को कुछ अटपटा लग रहा है। इतना बड़ा आदमी है और फटे जूते से फोटो खिंचवा रहा है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है, अंगूठा जमीन से घिसता है, और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। यानी कि लेखक कह रहा मेरा जूता भी फटा है लेकिन उंगली बाहर नहीं निकल रही है, तलवा फट गया उसका, सब कुछ हो गया लेकिन उंगली बाहर नहीं दिख रही है, यानी कि फटा जूता नहीं है। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, इस पर्दे पर कुर्बान हो रही हो। यानी कि जो चीज़ हमें छिपानी चाहिए कि हमारी वो इन्होंने नहीं, प्रेमचंद जी ने नहीं छिपाई। यानी कि पर्दे नहीं, इज्जत से है ना, कि हमारी इज्जत बाहर जाती है कि हम गरीब हैं कि अमीर है या हम कैसे हैं, ऐसा लगता है बेचारा गरीब, बहुत गरीब आदमी जो फटे जूते, उसके पास जूते तक नहीं है ना। तो तुम फटा जूता पहने, ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे, यानी कि पूरे जीवन छाप दे, मेरा पूरा जीवन के बारे में बता दे, लेकिन फटे जूते में फोटो नहीं खिंचाऊंगा, क्योंकि फोटो जो उम्र भर तक रहती है किसी के पास में यादगिरी बन के। आज हम कैसे हैं, कल हम कैसे होंगे तो पता थोड़ी चलता है। आज हमारे पास पैसा नहीं है, कल हो सकता है हमारे पास पैसा हो, है ना। तो वो फोटो के अंदर एक दृश्य प्रकट होता है हमारा, कि हम किस तरह से रहते हैं, हमारा पहनावा क्या है, हम किस हमारी कैसी इज्जत है, हमारा कैसा रहन सहन खान पान, सब पता चल जाता है कि किस तरह का ये आदमी है, इसकी क्या सोच है। तो लेखक की ये जो विचारधारा है वो इस पाठ के माध्यम से उन्होंने प्रकट की है। आगे देखिए पेज संख्या 59 में कि तो तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान ये है? क्या होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात में पशु हल्कू का खेत चर गया, ये जो उन्होंने लिखे ना प्रेमचंद जी ने, उनके बारे में बोल रहे लेखक। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ
नहीं मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। ये सब पाठ आपने शायद पहले पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो आप पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा कि सुजान कौन था, भगत कौन था और पूस की रात में हल्कू क्या कर रहा था। ये सब आपने पहले पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो पढ़ लेना। माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया ये मेरी जनता के लेखक, यानी कि लेखक है और जनता को ये अपने अच्छे अच्छे विचारधाराएं, कहानियाँ, उपन्यास सब कुछ लिखते हैं, करते हैं, समझाते हैं, मतलब उनका मनोरंजन भी करते हैं और उन्हें ज्ञानवर्धक भी रहते हैं, निबंधात्मक सभी तरह के इन्होंने लेख लिखे हैं। क्या बहुत चक्कर काटते रहे, क्या बनिए की तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। ये सब इन्होंने अपने साहित्य है, ये साहित्यकार है, इन्होंने अपने भाव प्रकट किए, सब ने अपने अपने विचारधाराएं प्रकट किए। तो इस तरह से चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। अब जो लेखक प्रेमचंद जी के बारे में लिख रहा है वो ही बोल रहा है कि घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम, और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था जिनके देखे तो उपजत है तिनको करबो परेश गाम। यानी कि लेखक बोल रहा है कि आते जाते पनैया घिस गई, यानी कि आने और जाने से पैर के जूते फट गए और लेकिन हरि का नाम भी भूल गया। तो जिनके देखे दुख उपजत है तिनको गर्वो परे सलाम, यानी कि जिनको देखने से दुख प्रकट करते हैं और हम उनको सलाम करते हैं। चलने से जूता घिसता है फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे होंगे। अब वो कैसे जूता कैसे फटा वो भी अपने विचार प्रकट कर रहे हैं उनके बारे में कि हो सकता है जूता इस तरह से फट गया हो। कोई चीज तो परत दर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है, सभी नदियां पार थोड़े ही छोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। तुम समझौता नहीं कर सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगलियों से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और ये व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलवार घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बचाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बचा रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रही। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। ठीक है बच्चों, पाठ आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए कि पेज संख्या 61 में पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। मैं सोचता हूँ फोटो खिंचाने की ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। तो पंक्ति का भाव है कि लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की पोशाक फटी है तो घर में पहनने की तो और फटी होगी, क्योंकि जिस इंसान के पास कपड़े जैसे होते तो वो वैसे तो पहनेगा है। दिखाने के लिए हम दूसरे जब कहीं पे हमें पार्टी में जाना है तो हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो होता है वही तो पहनता है। तो लेखक कह रहा है कि शायद जो जूता फोटो खिंचाने का ऐसा था तो शायद घर में पहनने का तो और ज़्यादा फटा होगा। तो वो कह रहे हैं तो घर में पहनने की तो और भी फटी होगी, या फिर है ही नहीं, हो सकता है उनके पास वो भी नहीं हो, यही जूते थे। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, ये पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो उपयुक्त पंक्ति का भाव गरीबी रूपी इज्जत को बचाने से है। ठीक है बच्चों, आशा आपको पाठ समझ में आ गया होगा। आप प्रश्न उत्तर हल करने की कोशिश करना, वरना आपको PDF भेज दिया जाएगा।
थैंक यू।